Assalamu alaikum, sir. Thank you so much for joining us. वालेकुम सलाम। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर, सबसे पहले तो मैं आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ क्योंकि आप सारे प्रोसेस से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अगर प्लीज सी अपने इंट्रोडक्शन आप करवा दें। आ, ये एक मज़ेदार क्वेश्चन है जी। क्योंकि चलें, एक काफ़ी अरसे बाद जो है वो आपके साथ कुछ मेमोरीज रिफ्रेश कर लेते हैं। आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट। मतलब एट्थ क्लास तक हमने जो रूटीन के सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़े। फिर टीचर ने कहा भाई आप पढ़ाकू बच्चे हो तो आप बायोलॉजी सेलेक्ट कर लो। और हमारा कहीं जेन जो है वो पुराना सीए के ऊपर फंसा हुआ था। सो आई सेलेक्टेड कंप्यूटर साइंस इन नाइन्थ एंड देन सिंपल मैट्रिकुलेशन की उसमें। आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन मैट्रिक। उसके बाद आईकॉम की तरफ मूव किया। आईकॉम में आई वाज अगेन अ गोल्ड मेडलिस्ट इन फैसलाबाद। तो उसके बाद हमारा जो टेन्योर था उसके अंदर आई कैप का जो सीए जो सिस्टम था इट वाज डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल्स। ए बी सी और डी मॉड्यूल जो है वो सीए इंटर कहलाता था, और उसके बाद मॉड्यूल ई और एफ जो है वो फाइनल होता था। सो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ जी, उस वक्त आई कैप ने एक नई पॉलिसी लॉन्च की थी जिसके अंदर आई कैप ने अलाउ किया कि आप दो मॉड्यूल्स इकट्ठे अटेम्प्ट कर सकते होते थे, विच वाज कॉल्ड फास्ट ट्रैक। सो आई अटेम्प्टेड मॉड्यूल ए एंड बी टुगेदर एंड alhamdulillah I qualified them in first attempt. Then module C or module D again in first attempt. And then there came the part of choosing the articleship. और बट इधर मैं बल्कि वो उसको थोड़ा सा एम्फोसाइज करना चाहूँगा। आई एम वन ऑफ दोज नॉन बिग फोर एंड नॉन बिग टेन गाय। Oh, और अल्हम्दुलिल्लाह शायद इतना बुरा नहीं कर रहा ज़िंदगी में, ठीक ही कर रहा हूँ नॉन बिग टेन और नॉन बिग फोर के बगैर भी। तो डिड माई आर्टिकलशिप फ्रॉम फैसलाबाद। मॉड्यूल ई अटेम्प्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह मॉड्यूल ई फर्स्ट टाइम में पास हुआ। मॉड्यूल एफ अटेम्प्ट किया, मॉड्यूल एफ फर्स्ट टाइम में पास किया। So I qualified when I was roughly 22 and a half। उस वक्त आई कैप जो है वो यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाला कोई देता नहीं होता था, शायद हमारा भी कोई नाम इसके अंदर आ जाता। तो दिस इज माई ब्रीफ जर्नी जी। उसके बाद मैंने 12 से 13 साल काम किया इंडस्ट्री के अंदर ऑन एन एग्जेक्टिव पोजिशन। आई हैड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ e-commerce store, which is one of Pakistan's largest e-commerce store, ELO, Export Leftovers. So I was one of the board members and founding member. और उसके बाद इन 2021 आई मूव्ड ऑन टू प्रैक्टिस। और इस वक्त आई एम द ऑफिस मैनेजिंग पार्टनर ऑफ बेकर टिली फैसलाबाद ऑफिस। और इस वक्त मैं बिजनेस एडवाइजरी सेगमेंट को देख रहा हूँ। दिस सर, इज सबसे पहले तो एक्चुअली मैं ना कैफ स्टूडेंट्स को लेके कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। और उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इंडस्ट्री में रहे और इंडस्ट्री के बाद प्रैक्टिस में आना, थोड़ा सा अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें। ये डिफिकल्ट था, ये जो लोग अगर वो कर। देखिए इसके अंदर ना इट वाज इंडीड डिफिकल्ट, लेकिन जो डिफिकल्ट था ना वो शायद मेरा डिसीजन लेना डिफिकल्ट था। बट अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज नॉट बीन डिफिकल्ट एवर सिंस। डिसीजन लेना इस वजह से डिफिकल्ट था कि क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में ऊपर मूव करते जाते हैं आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो शायद आपकी बढ़ती जाती है। तो यस, चूंकि मैंने एक एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज गेटिंग गुड मनी फ्रॉम दैट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। एग्जीक्यूटिव पावर थी और एक्सपोजर बहुत अच्छा था। सो यस, वो एक डिसीजन लेना कि आप इंडस्ट्री की इस एग्जीक्यूटिव पोजीशन को छोड़ के आप प्रैक्टिस में आए। और प्रैक्टिस में भी एक फर्दर मेरे लिए डिफिकल्टी ये थी कि आई वाज नॉट जॉइनिंग एन एग्जिस्टिंग फर्म, आई वाज स्टार्टिंग अ न्यू फर्म। सो इट वाज अ डिफिकल्ट डिसीजन। बट मुझे लगता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस था इंडस्ट्री का, चूँकि एक एग्जेक्टिव पोजीशन थी तो उसके ऊपर हम हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग कर रहे थे जिसके अंदर आप रिस्क और रिवॉर्ड को हर वक्त बैलेंस आउट कर रहे होते हैं। हाँ। तो शायद मेरी उस ट्रेनिंग ने, आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग ने मुझे ये डिसीजन लेने के अंदर ना बहुत हेल्प आउट किया। एंड आई टुक दैट डिसीजन एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ पेइंग ऑफ लाइक एनीथिंग। अच्छा सर, जिस तरह आपने खुद बताया कि आपने बिग फोर या टॉप 10 से आर्टिकल्स नहीं किए, अभी आई कैप की एक पॉलिसी भी है कि 6 महीने के अंदर जैसे ही कैप आप क्वालिफाई कर लें, पास कर लें, तो आपने 6 महीने के अंदर अंदर किसी ना किसी फर्म को या इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है फॉर आर्टिकल्स। तो सर, यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप एक सीनियर काफ़ी हाई हाई लेवल पे हैं। तो ये बताइएगा कि कैप क्वालिफाइड जो हैं उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगे। एक तो ये हम सुनते हैं और हमसे भी कांटेक्ट करते हैं लोग के
इतना ज़्यादा गैप है मार्केट में कि वो लोग वेट में हैं कि उनका किसी इंडस्ट्री में या आर्टिकल्स नहीं हो रहे फर्म्स में। तो आप इस गैप को किस तरह से देखते हैं? और नंबर भी आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। अभी रिसेंट अटेम्प्ट में भी कैफ क्वालिफाइड जो नंबर था वो काफ़ी बड़ा था। तो आप इसको किस तरह से एड्रेस करेंगे? कि उनको क्या करना चाहिए? अच्छा, इसके अंदर ना मेरी ज़रा थोड़ी-सी डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, बिकॉज़ मैं खुद इस प्रोसेस से गुज़रा हूँ। और ऑनेस्टली स्पीकिंग बैक देन जब हम लोग आर्टिकल्स कर रहे थे, तो आई डोंट नो इफ आई साउंड नाइव सेइंग दिस, मुझे तो शायद इतना आइडिया भी नहीं था कि भाई ये कैटेगरी जो है वो कैटेगरीज़ क्या होती हैं। हमने आर्टिकल्स ख़त्म कर लिए तो हमें पता लगा। हमारा तो एटलीस्ट मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा आर्टिकलशिप से लेके इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस से लेके आज तक सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है कि आपको ज़िंदगी में जो आगे लेके जा सकता है वो आपका अपना पर्सनल स्किल सेट है, आपकी अपनी पर्सनल डेडिकेशन है और आपकी क्लैरिटी इन विजन है। जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था तो उस वक्त भी आई वॉज वेरी क्लियर कि यार यहाँ पे मैं काम सीखने आया हूँ। आई एम अ बिगिनर। मेरे जो सीनियर्स हैं वो मुझसे ज़्यादा टाइम गुजार चुके हैं, दे हैव अ बेटर एक्सपोजर। तो मेरा सिर्फ ये काम था कि वट एवर वॉज कमिंग माई वे उसको मैंने सीखना था। और मैं तो उसकी अक्सर एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि मुझे तो शायद पेपर पंच नहीं करना आता था जब मैं आर्टिकलशिप के पहले दिन गया था। तो मुझे मेरे सीनियर ने ये बताया था कि भाई पेपर को फोल्ड करके कैसे आपने सेंटर में रख के पेपर को पंच करना है। सो फ्रॉम दैट लर्निंग टू फोटो कॉपिंग टू फाइल कैसे बनानी है, मार्कर कैसे लगाना है उसके अंदर, सो एवरीथिंग दैट आई लर्न, मेरा सिर्फ एक मोटो था कि वट एवर इज कमिंग माई वे मैंने उसका बेस्ट एक्सपर्ट बनना है। सो आर्टिकलशिप में ऐसा टाइम भी आया जिस टाइम के ऊपर मैं मल्टीपल क्लाइंट्स, क्योंकि मैं जल्दी क्वालिफाई कर लिया, फर्म ने मुझे जल्दी सुपरवाइजर के रैंक पे प्रमोट कर दिया। तो एक टाइम ऐसा भी आया कि जिसके अंदर मुझे फर्म ने एक टाइम पे 3-4 क्लाइंट्स दे दिए सुपरवाइज करने के लिए। अच्छा, उस वक्त कुछ ऐसे दोस्त भी थे, कुछ ऐसे यार भी थे जिन्होंने कहा कि यार तुम तो बस गए, तुम्हें तो फर्म रगड़ रही है। लेकिन शायद उस वक्त भी मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि भाई जो मेरे पास आ रहा है मैंने उसका एक्सपर्ट बनना है, मैंने यही तो मैनेजमेंट यहाँ पे सीखनी है। इसी तरह जब मैं इंडस्ट्री गया तो इंडस्ट्री में आई क्लेम, मैंने एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर काम किया, तो मैं तो यही क्लेम करता हूँ कि आई कैन इवन सिट ऑन अ स्टिचिंग मशीन एंड स्टिच अ गारमेंट। मुझे तो गारमेंट स्टिच करना भी आता है। उसकी वजह ये है कि मेरा ये मानना था कि जो चीज़ मेरी तरफ आ रही है मैंने सीखना है। जब तक मैं ऑपरेशनल एक्सेलेंस नहीं कर सकता तो मैं फाइनेंशियल एक्सेलेंस नहीं ले सकता। मैंने तो पटवारी के साथ भी इंटरेक्ट किया है, मैंने तो वासा के लोगों के साथ भी किया है, एनवायरनमेंट के साथ भी किया है। अकाउंट्स फाइनेंस तो अपना अपना बेबी है ना, ये तो करना ही। लेकिन उसके अलावा हर चीज़ जो मेरी तरफ आई, मैंने ये नहीं कहा कि यार नहीं, वेस्ट की गाड़ी जो है ये लोड हो रही है, ये तो मेरा काम नहीं है, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने तो ये काम नहीं करना। सो आई लर्न। और जो आर्टिकल्स में ये लर्न किया कि वेस्ट की गाड़ी बाहर जा रही है तो उसके ऊपर क्या प्रोसेस होना चाहिए, उसने मुझे एज ए CFO हेल्प किया। बिकॉज फिर मैंने SOPs बनाए, फिर मैंने कंट्रोल्स बनाए, फिर स्टाफ डिप्लॉय किया। सो दिस इज हाउ आई मूव्ड ऑन टू माई करियर। तो मेरे पास तो जो बच्चे आते हैं अभी फर्म में, हम हायरिंग करते हैं, तो मैं तो उनको भी ये बताता हूँ कि मैं उनको कहता हूँ कि यार एक तो नंबर वन, आज के दौर में नॉलेज इज नॉट लिमिटेड टू द बाउंड्री ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म। आजकल तो से ही इतना नॉलेज अवेलेबल है ऑनलाइन कि मसला ही कोई नहीं है। आप उसको, सिर्फ आपके अंदर एक अर्ज होनी चाहिए। आपके अंदर फेसबुक की रील्स को देखने की बजाय, टिकटॉक देखने की बजाय, आपके अंदर ये अर्ज होनी चाहिए कि आपने हर वक्त सीखना है। आप किसी बड़ी फर्म में नहीं जा सके, आपका कोई दोस्त होगा, आपका कोई कलीग होगा, और वो आपको बताता है कि भाई मैंने ये काम किया, तो उसको सर्च कर लो, उसको सीख लो। नंबर टू, आपके पास जिस फर्म में गए हो उस फर्म में भी आपके पास इतना काम होगा, इतना लर्निंग मटेरियल अवेलेबल होगा, जो कि सिर्फ आप अगर फोकस कर लो, क्लैरिटी इन विजन कर लो, तो वो कभी भी आप उससे भी आपका जो है ना वो टाइम शॉर्ट हो जाएगा, पर आपकी लर्निंग नहीं रुकेगी। सो मेरा इसके अंदर एक्सपीरियंस और इसके अंदर गाइडेंस ये है कि नंबर वन, बच्चों को बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि ये एक फर्म जो है ये दूसरी फर्म से बेहतर है, इसकी ये कैटेगरी है तो ये दूसरी कैटेगरी से बेहतर है या बदतर है। बहुत सारी, और फिर जो आजकल मैं एक और चैलेंज देख रहा हूँ, बच्चे जो हैं वो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक बहुत हुए हैं। बिल्कुल। आई डोंट, कहाँ से चीज़ें आती हैं। मैं तो अक्सर बच्चों को कहता हूँ यार आप अभी इंटरव्यू में आए हो तो आपका करियर स्टार्ट होने लगा है, और आप मुझसे डिपार्टमेंट्स की बातें कर रहे हो, आप मुझसे रोटेशंस की बातें कर रहे हो, आप मुझे ये कह रहे हो कि मैंने वहाँ नहीं जाना, मैंने यहाँ जाना है। तो हाउ डू यू इवन नो कि आपके लिए बेहतर क्या है? तो आपको शुरू होने लगी है ज़िंदगी। सो माई एडवाइस टू माई यंग वन वुड बी कि आप सिर्फ फोकस करें, जो कुछ भी आपकी तरफ आ रहा है उसको सीखें, बी द बेस्ट इन वट एवर इज कमिंग योर वे,
don't even consider to be the second best. Once you do it, if आपका ये clarity हो जाए कि you are going to be the best, तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि सॉफ्ट स्किल्स या हार्ड स्किल्स की अगर हम बात करें कि कैफ क्वालिफाई लाइक अटेम्प्ट दे दिए, पेपर्स हो गए, तो इन पेपर्स के बाद ये जो गैप है, अभी यहाँ पे गैप देखा जाता है कि किन को 2 महीने लगते हैं, 3 महीने, 4 महीने, ये थोड़ा सा टाइम पीरियड लग जाता है फर्म्स तक, इंडस्ट्री तक पहुँचते हुए। तो इस टाइम पीरियड को किस तरह से इवेल्युएट करना चाहिए? तो जी, मैं आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आपने ये क्वेश्चन पूछा, बिकॉज ये जिसको कहते हैं ना कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे इतनी इरिटेट करती है जब मैं इंटरव्यू करता हूँ कैफ के बच्चों का। देखिए, जनरली स्पीकिंग मार्च में एग्जाम्स होते हैं, मई में रिजल्ट आता है, सितंबर में एग्जाम्स हैं, नवंबर में, 2 महीने आपके रिजल्ट में, और उसके बाद फर्म के प्रोसेस के अंदर जाते जाते 1-1.5 महीना फर्दर कम अज़ कम आपको लग जाता है। और अनफॉर्चुनेटली जब मैं बच्चों से इंटरव्यू में पूछता हूँ कि आप इस टाइम के अंदर क्या कर रहे थे, तो उनका जवाब होता है, सर बस सर अभी एग्ज़ाम दिए थे तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा एंजॉय कर लेते। हाँ। और मैं बच्चों से ये पूछता हूँ कि यार आप आज 6 बच्चे 10 बच्चे इंटरव्यू देने आए हैं, मेरे पास 2 सीट्स हैं, मैंने 2 सिलेक्शंस करनी है, तो हाउ डू यू थिंक कि मैं आप 10 में से किन 2 को सिलेक्ट करूँगा? ऑब्वियसली मैं उन 2 को सिलेक्ट करूँगा जिसने इस टाइम पीरियड के अंदर कोई स्किल सेट के ऊपर काम किया। वो स्किल सेट क्या है? देखें, हम सबको पता है कि अकाउंटेंट की ज़िंदगी में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। ठीक है, ICAP हैंड्स ऑन कोर्सेज करा रहा है, बट दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपके पास जितना सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है जिसके अंदर आप एक्सेल कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर, इसी तरह से पावर BI के टूल्स हैं, इसी तरह से ऑनलाइन ERP रिलेटेड इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। और दूसरा, ना सिर्फ ये कोर्सेज आपको बाकियों से आगे ले जाते हैं, ये आपके एटीट्यूड के बारे में भी आपके जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर हैं या प्रोस्पेक्टिव फर्म है, उसको एक क्लियर मैसेज देती है कि जी मेरा लर्निंग एटीट्यूड है, आई एम नॉट वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू कम, मैं लर्निंग, कॉन्स्टेंट लर्निंग के एक साइकिल के अंदर हूँ, और दैट इज वेयर यू गो अहेड ऑफ योर अदर काउंटरपार्ट्स। सो दिस इज अ मस्ट। मैं तो समझता हूँ कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो जहाँ पे एग्जाम्स के लिए तैयारी कराती हैं, तो वहाँ पे ये एक पोस्ट एग्जाम गाइडेंस सेशन जरूर रखें कि आपने 2 महीने घर पे बैठ के टाइम नहीं ज़ाया करना। इवन रिजल्ट के बाद बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे होते हैं कि सर बस वो हम इंटरव्यूज देने में बिजी थे तो हमने तो कुछ भी नहीं किया। और मैं उनको पूछता हूँ कि यार आप इंटरव्यू देने के लिए कितना टाइम लगता होगा आपको? आप ऑनलाइन CV सबमिट करते हैं, उसमें कितनी देर लगती है? उसके अलावा सारा दिन क्या करते हैं? उसमें काम नहीं होता। अच्छा सर, यहाँ पे ना एक और भी है कि अक्सर ये भी कहा जाता है कि ये सर वाला सारा जो काम है, मिसाल के तौर पे ये तो हमने फर्म में जाकर सीखना है। और दूसरी बात, अगर हम मिसाल के तौर पे ऑडिट डिपार्टमेंट की खास तौर पर बात करें, आपने भी डिपार्टमेंट्स की बात की, तो वहाँ पे 90% से ज़्यादा काम जो है वो एक्सेल पे हो रहा होता है, अकाउंट्स बनने हैं, उनके वर्किंग सारा कुछ। तो अक्सर ये मेरा भी ये मानना था, काफ़ी लोगों को और भी मानना है कि ये सारा कुछ जो हम पढ़ के गए हैं ना, यही हमने इसी तरह से काम सारा पेपर्स पे करना है। तो अगर आप इस पॉइंट को ज़रा एक्सप्लेन करना चाहें कि भाई ये वाला जो ड्यूरेशन है, इसमें अगर हम थोड़ी सी ऐसी स्किल सेट पे काम करें, इस तरह आपने बताया कि जो हमें आगे की जो जर्नी है उसमें हेल्प करे, और दूसरी ये बात कि भाई ये काम तो फॉर्म में जाके सीखना है, तो अभी आप जिस पोजीशन में आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखिए मेहता भाई, दिस इज वेयर यू आर सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ना, दैट इज दे से कि दिस इज वेयर द बेस्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट। जिस बंदे का ये माइंडसेट है कि मैंने फर्म में जाके सीखना है, मैं उसको ये तो नहीं कहूँगा कि वो बिल्कुल ही गलत है, लेकिन शायद मैं ये कहूँगा कि वो एटीट्यूड है जो कि उसको बाकियों की निस्बत पीछे से रेस शुरू करवाएगा। सही। आज अगर मैंने एक स्किल सेट डेवलप कर ली है, मैंने एक एक्सेल के ऊपर अपनी कर लिया, अक्सर मैं तो बच्चों को देखता हूँ कि वो ऐसे फिंगर्स उठा उठा कर टाइप इन कर रहे होते हैं, और मैं उनको कहता हूँ कि यार मतलब ये क्या कर रहे हो आप लोग? मतलब आप लोगों ने घर पे अभी तक ये टाइपिंग के ऊपर आप लोगों ने स्किल सेट डेवलप नहीं किया। सो दीज आर वेरी फ्यू थिंग्स जो कि अगर हम कुछ अपने अंदर डेवलप कर लें तो यस फर्म ने आपको सिखाना है, यस फर्म ने आपको वो माहौल देना है, वो काम देना है, वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना है, लेकिन एक बच्चा जो 2 महीने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एडवांस कोई कोर्स करके आया हुआ है, जिसकी टाइपिंग स्पीड जो है वो इम्प्रूव्ड है, वो ऑब्वियसली जब रेस में दौड़ने लगेगा तो वो अपने दूसरे काउंटर पार्ट से आगे से रेस को स्टार्ट करेगा। तो मेरे ख्याल से अगर मैं इसको समराइज करूं तो ये 2 महीनों में अगर और कुछ नहीं, सो बीइंग एन ऑडिटर
और या अकाउंटिंग रिलेटेड प्रोफेशन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ वन थिंग जो कि मैं समझता हूँ कि एडवांस्ड लेवल का एक्सेल हर बच्चे को फौरन जो जो पॉकेट उसको लर्निंग की मिले, वो चाहे एग्जाम के बाद और रिजल्ट के बीच में है या रिजल्ट के बाद और आर्टिकल्स में इंडक्शन के बीच की पॉकेट है, उसको वो स्किल फौरन रिलीजियसली करनी चाहिए। राइट सर, मैं ना वो ज़ियाद साहब हैं ICMA में प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मे भी आप जानते हो, मैं उनसे क्वेश्चन कर रहा था, बड़ा फ्रूटफुल सेशन रहा उनसे, और वो भी उन्होंने एक लाइन की, उन्होंने कहा कि अगर आपको अकाउंट्स बनाने नहीं आते, एक्सेल पे काम नहीं ना आता, तो अपने आप को आप अकाउंटेंट कम से कम कंसिडर ना करें। बिल्कुल सही, और पहले सही। वो ना करें। अच्छा, लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे होगा टेक्नोलॉजी को लेके। जिस तरह भी आपने ये लोगों का बात की कि आप उसके डायरेक्टर थे, आप वो फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं, तो वो सारा काम आपने डेटा ड्रिवन ही किया होगा, क्योंकि ये काम डेटा को देखते हुए ही हो सकता है। तो ये बैक देन काफ़ी टाइम पहले की बात है। तो अभी आप क्या समझते हैं कि जो अकाउंटेंट्स हैं उसमें ये जो फ्यूचर का टेक्नोलॉजी का, जिसमें डेटा एनालिटिक्स आ रही, पावर BI के बारे में अभी बात की, तो इनका क्या रोल है फ्यूचर में? लेट्स से 4-5 साल बाद, 10 साल बाद आप अकाउंटेंट्स को कहाँ देखते हैं, इन अकाउंटेंट्स को मद्देनजर रखते हुए? देखिए, उसके अंदर मैं दो पर्सपेक्टिव में बात करूँगा। एक तो मैं अपनी फर्म के अंदर एटलीस्ट जो मेरे पास बच्चे आते हैं उनको मैं पहले दिन बुला के ये समझाता हूँ कि यार आर्टिकल्स के अंदर आप लोग सिर्फ अकाउंटेंट्स बनने नहीं आए, आप लोग बिजनेस मैनेजर्स बनने आए। मैं तो उनको ये भी कहता हूँ कि आप ऑडिटर नहीं बनने आए, आप अकाउंटेंट नहीं बनने आए, आप कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं बनने आए, आप बिजनेस मैनेजर्स बनने आए, बिकॉज दिस इज वेयर यू आर गोइंग टू ऐड वैल्यू to the organizations that you will join after your completion of CA. And that is where आपकी ग्रोथ है, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो नंबर वन, थोड़ा सा मेरा तो पर्सपेक्टिव अकाउंटेंट्स को लेके पहले पॉइंट पे डिफरेंट है कि हाँ, बिजनेस मैनेजर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। दूसरे नंबर पे अगर मैं अकाउंटिंग एज अ होल बात करूँ तो देखिए, मेरा ये ख्याल है कि अकाउंटेंट्स और ये जो टेक्नोलॉजी है, इनका जो रिलेशनशिप है वो मॉडिफाई होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी अकाउंटेंट्स को एलिमिनेट कर देगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। मेरा ये ख्याल है कि वो वाले अकाउंटेंट्स एलिमिनेट हो जाएंगे जो कि अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट नहीं करेंगे। हम अकाउंटेंट्स का जो रोल है वो रोल चेंज होगा। वो रोल अगर सिंपल बुक कीपर्स का पहले था, तो अब हमारा रोल एनालिटिकल की तरफ कन्वर्ट होगा। अब हमारा रोल बिजनेस डिसीजंस की तरफ कन्वर्ट होगा। अब हमारा रोल, देखें, जहाँ पे IQ है वहाँ पे EQ है, तो अब हमारा रोल उस EQ की तरफ होगा। जो कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग है, अभी तक जितनी भी टेक्नोलॉजी आई है वो हिस्टोरिकल डेटा को लेके उसकी बेसिस के ऊपर आगे प्रोजेक्टेड इन्फॉर्मेशन या डिसीजन मेकिंग आपको प्रोवाइड करती है। लेकिन इंसान एक ऐसा टूल है जो कि, अगर मैं उसकी मिसाल आपको ऐसे देता हूँ कि अभी आजकल नई कैबिनेट फॉर्म होनी है गवर्नमेंट की। सो बहुत सारे नाम सर्कुलेशन में हैं कि जी ये मिनिस्टर होंगे, ये मिनिस्टर होंगे। सो दिस इज, अब हमें फ़र्क क्या पड़ता है? हम इसको एनालाइज इस तरह करते हैं कि अगर पर्सन ए लेट्स से फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, तो हम सब डिसीजन मेकर्स का, बिजनेस लीडर्स का एक विजन है कि जी पर्सन ए फाइनेंस मिनिस्टर होगा तो पॉलिसी कुछ इस तरह की होगी, पर्सन बी फाइनेंस मिनिस्टर होगा तो पॉलिसी कुछ इस तरह की होगी। सो दैट इज वेयर द टेक्नोलॉजी स्टिल हैज लिमिटेशंस। दिस इज वेयर द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ decision making comes in. This is where we accountants will come in, प्रोवाइडेड कि हम इन सारी चीज़ों के लिए अपने आप को इक्विप करते हैं, अडेप्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम भी अपनी डिसीजन मेकिंग को और इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड क्विक करते हैं। सो मैं अकाउंटेंट्स का फ्यूचर जो है ना, वो चेंज्ड शक्ल में स्टिल बहुत ब्राइट देगा। राइट सर, थैंक यू सो मच कि आपने बड़ा डिटेल में हमें गाइड कर दिया। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आप बात जरूर करेंगे। थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू।